बच्चों, देखते हैं कि अगर इन कविताओं में से आपके एग्जाम में भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य का प्रश्न आता है तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। दोनों तरीके के प्रश्न मैंने आपके लिए लिखे हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे और बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि भाव सौंदर्य है तो आपको क्या करना है, काव्य सौंदर्य है तो आपको क्या करना है। भाव सौंदर्य मुझे लगता है मुश्किल से 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। शुरू की 2 लाइनें ली है मैंने कविता की, और 2 लाइनें कविता की देके प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, या इन पंक्तियों में निहित भाव सौंदर्य बताइए। इस तरीके की प्रश्न की भाषा हो सकती है। भाव सौंदर्य का ये मतलब है कि सरल भाषा में आपको ये बताना है कि इन लाइनों से आपको क्या समझ आया। बहुत गहराई से और बहुत ज़्यादा साहित्यिक अप्रोच के साथ मुझे आपको ये प्रश्न नहीं कराना। मुझे सिंपली कि हर बच्चा इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर ले वो तरीका बताना है। आपको भाव सौंदर्य जहाँ स्पष्ट करना है, आपको ये बताना है कि आपको इन 2 लाइनों से क्या समझ आया। आप इसकी सरल हिंदी लिख सकते हैं। बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको हिंदी ना आए तो ओवरऑल इन पंक्तियों से क्या मैसेज निकल कर आया वो लिख सकते हैं। आपको क्या समझ आया अपने शब्दों में आपको वो चीज़ें लिखनी है। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि पहली लाइन जब हम लिखेंगे, पहली लाइन में हम थोड़ा सा संदर्भ लिख देंगे। संदर्भ का मतलब कि ये कविता जो है, ये पंक्तियाँ जो हैं किस चीज़ से रिलेट करती हैं। मतलब सीधा सीधा हमने मान लो लिख दिया, पुलक की शरीर सभा बैठाड़े। सभा के बीच में खड़े हो गए और उनका शरीर पुलकित हो रहा था, तो समझ नहीं आएगा किसका शरीर पुलकित हो रहा था, कौन सी सभा थी, क्या थी, क्यों थी, कौन खड़ा हो गया। तो पहली लाइन में बिल्कुल ब्रीफ में आपको इन दोनों लाइनों का इंट्रोडक्शन देना है कि ये लाइनें क्यों हैं, क्या टॉपिक चल रहा है उस समय, और ये बातें क्यों कही गई हैं। तो पहली लाइन में मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा, ना कवि का नाम मैंने लिखा। आपको अगर कवि का नाम याद है तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं कवि का नाम, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। मैंने लिखा है, इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब भरत राम को मनाने चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे थे। भाव सौंदर्य का प्रश्न मुझे लगता है आपके लिए केवल 2 नंबर का आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में आपको नहीं घुसना है। सिर्फ पहली लाइन में या मैक्सिमम शुरू की 2 लाइनों में आप संदर्भ बता सकते हैं कि ये लाइनें किस संदर्भ में कही गई हैं, मतलब क्यों क्यों कही गई हैं, कौन है कहने वाला और क्या टॉपिक चल रहा है। तो पहली लाइन में हमने बता दिया कि भरत जो है राम को मनाने चित्रकूट पर पहुंचे हैं। फिर जो है, भरत ने जैसे ही सभा में बोलना शुरू किया उनका शरीर प्रसन्नता से भर गया। हालांकि भरत राम को मनाने पहुंचे हैं, वो दुखी हैं, राम छोड़ करके आ गए हैं अयोध्या को, लेकिन उनका शरीर प्रसन्नता से क्यों भर गया। मेरे दिमाग ने ये सोचा शायद इसलिए भर गया होगा कि उनको जो है राम बहुत समय के बाद दिखाई दिए थे। तो मैंने लिख दिया, भरत ने जैसे ही सभा में बोलना शुरू किया उनका शरीर प्रसन्नता से भर गया क्योंकि बहुत समय के बाद उन्होंने राम को देखा था। आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहना शुरू किया कि अब और क्या कहूँ, सब कुछ तो मुनिवर ने कह दिया है। भरत के मन में बहुत अधिक संकोच था, यानी कि उनको बोलने के लिए खड़ा किया गया था लेकिन बोलते समय झिझक रहे थे क्योंकि उनके मन में बहुत अधिक संकोच था और बहुत अधिक ग्लानि थी कि उनकी माँ ने ऐसा काम किया जिसकी वजह से दशरथ की मृत्यु हो गई और राम को जो है वनवास मिला। तो उनके मन में बहुत अधिक ग्लानि थी और साथ ही साथ उनके मन में राम के लिए बहुत अधिक प्रेम भी था। ये 2 लाइनों से मुझे इतना समझ में आया तो मैंने इतना लिख दिया, ये मेरे लिए जो है भाव सौंदर्य हो गया। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो लाइनें हैं आपको जो समझ आ रहा है कि ये क्या है और क्यों है, सिंपल शब्दों में आपको अपने शब्दों में वो चीज़ें लिख देनी है। इसी प्रश्न को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि मान लो ये दोनों लाइनें दे दी और एग्जामिनर ने पूछा है, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इन कविताओं का भाव और काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। एक कदम आगे बढ़ के काव्य सौंदर्य भी पूछा गया है या केवल काव्य सौंदर्य पूछा गया है, तो हमें क्या करना है। भाव और काव्य दोनों मान लो लिखे हैं, दोनों पूछे गए हैं, या केवल काव्य सौंदर्य पूछा गया है, तो भी इसका आंसर उसी तरीके का होगा। और काव्य सौंदर्य वाला प्रश्न जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हो सकता है ये 3 नंबर में आए। तो शुरुआत हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जो मैंने पीछे लिखा था भाव सौंदर्य में, सेम वही लाइनें जो है मैंने काव्य सौंदर्य के लिए भी लिख दी। यानी कि पहले तो हमें भाव ही स्पष्ट करना है। काव्य सौंदर्य अगर केवल काव्य सौंदर्य पूछा गया है तो भी हमें भाव तो लिखना ही है। सिर्फ 1 नंबर जो ज़्यादा ऐड होगा वो नीचे हम एक हेडिंग बनाएंगे काव्य सौंदर्य की, और उसमें हम लिखेंगे कि इन लाइनों में हमें ग्रामेटिकल क्या नजर आया, व्याकरण की दृष्टि से इन लाइनों में हमें क्या नजर आया। व्याकरण की दृष्टि से अगर हमें कुछ चीज़ें पकड़ में आती हैं तो वो चीज़ें हम लिख देंगे, वो हमारा लिए काव्य सौंदर्य हो जाएगा। काव्य सौंदर्य को शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं, यानी कि लिखने के लिए
कोई अगर विशेषता डाली गई है उसको हम शिल्प सौंदर्य कहेंगे और काव्य सौंदर्य कहेंगे। तो मान लो हमें बहुत डिटेलिंग में नहीं घुसना है, बहुत ज़्यादा हमें साहित्य से लगाव नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है, तो जो 2-3 बेसिक बातें पूरी कविता के लिए होती हैं, वही आपको 2-3 बेसिक बातें याद रखनी है। काव्य सौंदर्य की 2-3 बेसिक बातों को आप पूरी कविता में यूज़ कर सकते हो। पहली बेसिक बात क्या है, इस कविता में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। पूरा जो रामचरितमानस लिखा गया है वो अवधी भाषा में लिखा गया है, तो रामचरितमानस की कोई भी लाइन होगी वो हम अवधी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। दूसरा जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग बहुत प्रिय था तुलसीदास को। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक वर्ण 2 बार आ जाए। एक वर्ण 2 बार भी आ जाएगा तो भी हम उसको अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। हालांकि आवृत्ति होनी चाहिए 2-3 बार, लेकिन 2 बार भी आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। और ऐसी लाइनें आपको ज़रूर मिल जाएंगे, ऐसे शब्द आपको ज़रूर मिल जाएंगे जहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। आपको अगर समझ आ रहा है 2 वर्ण एक जैसे दिख रहे हैं, तो आप उदाहरण के लिए उन दोनों शब्दों को लिख भी सकते हैं। खाली मैंने बस इतना लिख दिया, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। आपको अगर यहाँ देखो समझ अगर आ रहा है, शरीर और सभा, सभा और भय, यहाँ वर्णों की आवृत्ति है। शरीर और सभा आपको समझ आ रहा है तो स की आवृत्ति है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। नयन और नेह, न की आवृत्ति हो गई। नीरज में कुछ दूसरा हो जाएगा, लेकिन न की आवृत्ति है तो अनुप्रास आपको मिल गया। 2-3 शब्द आप लिख करके ये लिख सकते हो कि इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तीसरा, हर कविता में आप लिख सकते हो, क्योंकि सेकंड टर्म में जो तीनों कविताएं हैं वो पुरानी कविताएं हैं। तीनों पुरानी कविताओं में लयात्मकता और गेयात्मकता जरूर है। लयात्मकता, लय क्या होती है, ठाड़े और बाढ़े, इन दोनों शब्दों का प्रयोग, यानी लाइन जहाँ पर एंड हो रही है वहाँ के शब्द जो है आपस में राइमिंग वाले हैं। जैसे गीतों की पंक्तियाँ होती हैं एंड एंड राइमिंग वाले, निबाहा काहा, तो ये राइमिंग वाले वर्ड हैं, इसको हम कहते हैं लयात्मकता, यानी कि इन शब्दों में लय है। गेयात्मकता यानी इनको गाया जा सकता है। पुरानी कविताएं इस तरीके से लिखी होती थी कि वो छंदों में बंधी होती थी, तो उनको गाया जा सकता था। तो लयात्मकता और गेयात्मकता वाली लाइन तो आप हर कविता के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि आपकी तीनों पुरानी कविताओं में ये विशेषता जरूर है। इस तरीके से हमने जानने की कोशिश की कि भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य का अगर प्रश्न आएगा तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर भाव सौंदर्य आया तो जो 2 लाइनें हैं उनका केवल मीनिंग आपको लिखना है जो आपको समझ में आया है, और अगर काव्य सौंदर्य भी उसमें बताना है तो आपको थोड़ी सी ग्रामेटिकल विशेषता उसकी बतानी है जो आपको समझ में आई, जो आपको पकड़ में आई। तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हर कविता के साथ मैं आपको एक एक भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य बताती चलूंगी ताकि आपको आसानी हो जाए। इस कविता की कुछ सामान्य विशेषताएं जो आपको हेल्प करेंगी भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो कविता का नाम भरत राम का प्रेम, कवि हैं तुलसीदास, पुस्तक रामचरितमानस, अयोध्या कांड में से लिया गया है आपका चैप्टर। भाषा है अवधी, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग आप लिख सकते हैं। कोई भी 2 लाइनें आपको मिले उन सब में दोहा चौपाई नामक छंद का प्रयोग किया गया है। अब चौपाई जो मैंने आपको पद दिखाए थे आप अपनी बुक खोल के भी देख सकते हैं। जो बड़ी वाली लाइनें हैं, लंबी वाली लाइनें हैं, वो चौपाइयों की लाइनें हैं, और जो छोटी वाली लाइनें हैं वो दोहे की लाइनें हैं। तो पूरे चैप्टर में 3 दोहे आपको मिलेंगे। आप एक बार उनको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे कि दोहे कौन से हैं, और बाकी जो बचेंगे वो सारी चौपाइयाँ हैं। तो दोहा चौपाई का प्रयोग है। पूरी रामचरितमानस इसी छंद में लिखी गई है। गीतात्मकता मैंने बताया कि गाया जा सकता है, छंदों में बंधी हुई रचना है। पूरी कविता में भरत का राम के लिए प्रेम बहुत एक्सेस में दिखाई देता है। मतलब पूरी कविता में भरत का राम के प्रति जो प्रेम है वो भरा पड़ा है, और भारत के अंदर ग्लानि की भावना, आत्मग्लानि की भावना भी भरी हुई है, जिसके चलते वो बार बार भावुक हो जाते हैं। बार बार वो अपने आप को दोषी ठहराते हैं कि किसी तरीके से राम को कन्वेंस कर ले वापस लौटने के लिए। तो ये कुछ कविता की विशेषताएं हैं जो पूरी आप भरत राम का प्रेम कविता में से कोई सी भी 2 लाइनें अगर आपको पूछी जाएं भाव सौंदर्य के लिए या काव्य सौंदर्य के लिए, आप इन विशेषताओं का प्रयोग कर सकते हैं। इस कविता के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। आई होप आपको पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। भाषा मैंने बिल्कुल सरल रखने की कोशिश की है। बाकी सारे सिलेबस के लिए मेरे साथ जुड़े रहेंगे।